न्यूज में फाइनेंस की दुनिया के बारे में रोज ही बात होती है। पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई भी क्राइसिस आता है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर आपके फाइनेंशियल वेलबींग पर पड़ता है। या आपके घर की, इन्वेस्टमेंट की और यहाँ तक कि आपकी पेंशन पर भी असर डालते हैं। ऐसे में आप अगर खुद को फाइनेंशियल रोलर कोस्टर पर सवार पाते हैं तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। आप अपने फाइनेंस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए आप किस पर भरोसा करें। किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यह बात भी बिल्कुल सच है कि आपसे ज्यादा आपके पैसों की फिक्र किसी को भी नहीं है। बैंक के घोटाले, जुए में इंस्टेंट पैसा कमाने वालों की सोच रखने वाले फंड मैनेजर, फर्जी इन्वेस्टमेंट की स्कीमें और बिना किसी ऑथराइजेशन के सट्टे की तरह पैसा लगाने वाले धोखेबाजों की कहानियों ने इस नजरिए को ज्यादा ताकत दे दी है कि ये प्रोफेशनल्स को आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न से ज्यादा अपने पर्सनल फायदे की ज्यादा फिक्र होती है। कुछ समय पहले ही अचानक से मार्केट में जो क्रेडिट क्रंच हुआ था उसने इस बात को साबित कर दिया था कि यहाँ कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। किसी को भी फ्यूचर के बारे में निश्चित रूप से नहीं पता है। हालांकि उस क्रेडिट क्रंच पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए थे और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन ये स्थिति पैदा होने के पीछे की वजह बहुत ही ज्यादा बेसिक थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही खराब फैसले ले रहे थे। वो जो पैसा उधार पर दे रहे थे उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। वो उन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे जो फेल हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स और शेयर्स भी खरीद लिए थे जिनकी उन्हें समझ भी नहीं थी। उनके इन्वेस्टमेंट के ये डिसीजन इतने भयानक थे कि उसने इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। ये एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे थे, जो था रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का संतुलन। जिन इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क कम होता है उनमें रिटर्न भी कम आता है। इसके अपोजिट जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्क वाली होती है वो ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करती है। ये बहुत बेसिक चीज है। इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो उसे इसके बारे में पता होता है, वो इसके इंपॉर्टेंस को भी समझता है, लेकिन फिर भी सालों से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा रिटर्न पाने की रेस का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसके साथ आने वाले रिस्क को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जो आगे चलकर उनके लॉस का कारण बनता है। हर तरह के इन्वेस्टमेंट के फैसले को एक जरूरी चीज सहारा देती है और वो है भरोसा। आप अपने पैसों के साथ किस पर भरोसा करते हैं? क्रेडिट क्रंच ने हमें सिखाया है कि अगर आप किसी तीसरी पार्टी को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देने वाले हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी दिल से आपका फायदा चाहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए पैसे बनाना चाहती है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे पैसे बनाना चाहती है, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर के तौर पर मैंने एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध रखी है कि आपसे ज्यादा आपके पैसे की परवाह किसी को नहीं है। अब मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद ही लेता हूं और मुझे जेन्युइनली विश्वास है कि मैं फाइनेंशियली पहले से काफी ज्यादा बेहतर कर रहा हूं। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न के ग्राफ को इग्नोर भी कर देता हूं तो जो फीस के पैसे मेरे पास बच जाते हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर होने के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन इसके बाद ये बात आती है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो एक बात आपके फेवर में जाती है और वो क्या है, ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन इस बात के कि आप उस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप उन पैसों को अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज पर खर्च कर दो, जैसे बाहर खाना खाना या फिर कहीं छुट्टियां मनाने चले जाना। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आप उन पैसों से अपने घर का कोई सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, फोन, कार। यानी ये ऐसी एसेट्स है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाएगी। वही तीसरा ऑप्शन आपसे आपके पैसों को किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी और जो शायद आपकी रेगुलर इनकम का सोर्स भी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जमीन, घर। जमीन को लीज पर देकर और घर को रेंट पर देकर आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज आपकी वेल्थ को बढ़ाती हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। लोग जब भी कहीं वेल्थ शब्द को सुनते हैं
उनका माइंड तुरंत बंगला, प्राइवेट जेट या फिर गोल्ड को इमेजिन करने लगता है। लेकिन आपका वेल्दी होना और आपके पास वेल्थ का होना, ये दोनों चीजें एक बराबर नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास वेल्थ होती है, ये कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती तो है ही। वेल्थ का सिंपली मतलब होता है वो चीजें जो आप ओन करते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा। हर किसी के पास वेल्थ के नाम पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। जब हम आपके पैसों को ग्रो करने की बात करते हैं, तो हम सिंपली आपकी वेल्थ की वैल्यू को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपके एक छोटे से फंड को फ्यूचर में एक बड़े फंड में बदल देने की बात करते हैं। यानी आपकी अभी की वेल्थ को ग्रो करके आपको वेल्दी बनाने की बात करते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने से पहले आपके लिए इन तीनों ऑप्शंस के एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आइए, मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताता हूं। अगर आप आज $100 रोजाना यूज होने वाली छोटी छोटी चीजों पर, या फिर होटल में खाना खाते हुए या थिएटर में कोई मूवी देखने में खर्च करते हैं, तो आपको उन $100 के बदले $100 की कीमत का ही सामान या सर्विस मिलेगी। इससे आपकी वेल्थ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये खर्चा कंजम्पशन कहा जाता है। यानी आपने ये पैसा उन चीजों पर खर्च किया है जो आप यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए या इस तरह का खर्चा करना बुरी बात है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक डॉलर जो इस तरह के सामान और सर्विस के ऊपर खर्चा किया गया है, वो आपकी फ्यूचर वेल्थ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिप्रिशिएट होने वाली एसेट्स इससे थोड़ी सी अलग है। अगर आप आज इस पर $100 खर्च करते हैं, तो आप $100 की कीमत की ऐसी एसेट हासिल कर लेंगे जो कुछ सालों तक आपको फायदा देगी। जैसे एक टीवी के ऊपर $2000 खर्च करने से आपको काफी सालों तक टेलीविजन देखने का सुख मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, उस सिस्टम की वैल्यू कम होती जाएगी। और फिर जैसा कि सामान और सर्विस वाले केस में हुआ था, इस तरीके का खर्चा भी आपकी वेल्थ को कम करेगा। मगर इन दोनों बातों में फर्क यह है कि डिप्रिशिएट होने वाली एसेट्स के अंदर आपकी वेल्थ इसकी तुलना में धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो है आप आपकी वेल्थ की वैल्यू बढ़ने वाली एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे घर और जमीन। इस ऑप्शन का चुनाव करने का मतलब है कि अगर आप आज $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर आपको $100 से काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। आइए अब इस बात को हैरी और एडम के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दोनों ही हर साल $50,000 कमाते हैं और ये दोनों 40 साल तक काम करते हैं। मान लीजिए एडम जो कुछ कमाता है वो उसे पूरा खर्च कर देता है। यानी अपनी 40 साल की वर्किंग लाइफ में वो $20 लाख खर्च करने की काबिलियत रखता है। दूसरी तरफ हैरी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हर साल इन्वेस्ट करता है, ताकि वो अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान $20 लाख की एडिशनल वेल्थ क्रिएट कर सके। ऐसा करके हैरी अपनी हैसियत $40 लाख खर्च करने की बना लेगा। ये दोनों ही आम लोग हैं जिनके पास एक जैसी नौकरी है, लेकिन उसके बाद भी हैरी एक लग्जरी लाइफ जीता है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हैरी की कौन सी बात उसे एडम से अलग करती है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। हैरी सिर्फ पैसे के लिए काम करने नहीं जाता था, बल्कि वो अपने पैसों को अपने लिए काम करने पर भी लगाता था। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी जर्नी पर जो आपको आपके पैसे से पैसा बनाना सिखाएगी। अब तक आप ये जान चुके हैं कि आपके पास आपके पैसे से करने के लिए क्या क्या बेसिक ऑप्शन है। अगर आप एक छोटे से फंड से शुरू करके उसे एक बड़े फंड में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए अगला लॉजिकल स्टेप ये होगा कि आप ये पता लगाएं कि आपकी करंट वर्थ कितनी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि वो कितना कमाते हैं, लेकिन बहुत कम को पता होता है कि उनकी वर्थ क्या है। अपनी वर्थ यानी अपनी वैल्यू पता करने के लिए आपको एक बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक एसेट का और दूसरा लायबिलिटी का। एसेट के कॉलम में आपको उन सब चीजों की कीमत लिखनी होगी जिन पर आपका अधिकार है, जैसे कैश, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार। अब अगर आपको किसी का उधार नहीं चुकाना है, तो इन सब का जो टोटल अमाउंट आएगा वही आपकी वर्थ होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोगों पर किसी ना किसी तरह का कर्जा होता है और यही कर्जा आपकी लायबिलिटीज कहलाता है। इसीलिए अपनी रियल और नेट वर्थ का पता करने के लिए आपको अपनी टोटल एसेट्स में से अपनी टोटल लायबिलिटी को माइनस करना होगा और फिर जो अमाउंट आएगा वो आपकी नेट वर्थ होगी। चलिए अब मैं यही बात आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं।
डेविड के पास $4 लाख की ऐसी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। ऐसी एसेट्स को वेल्थ क्रिएटिंग एसेट्स कहा जाता है। उसके पास $1 लाख की ऐसी एसेट्स भी हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाएगी। ऐसी एसेट्स को डिप्रिशिएटिंग एसेट्स कहा जाता है, यानी उनके पास कुल मिलाकर $5 लाख की एसेट्स हुई। इसके अलावा उसके ऊपर $3.5 लाख का लोन भी है। अब अगर हमें उसकी नेटवर्थ पता करनी है तो हम $5 लाख में से वो $3.5 लाख माइनस कर देंगे। इस तरह डेविड की नेटवर्थ होती है 1.5 लाख। ये तो हुई एक सिंपल सी कैलकुलेशन, लेकिन डेविड ने अपनी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करने में किन किन चीजों का ध्यान रखा, ये बात चलिए मैं आपको थोड़े विस्तार से समझाता हूं।